ओके, ध्यान दो। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, थ्योरी पूरा एकदम बराबर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया तुमको मालूम रहेगा, फर्स्ट लेक्चर में डिराइव किया था ना इसको। ये लैम्बडा को क्या बोलते हैं हम लोग, डी के कांस्टेंट। लैम्बडा मतलब डी के कांस्टेंट, टी मतलब टाइम पीरियड ना। एन नॉट क्या है, एन नॉट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस एट टाइम जीरो। जब टाइम जीरो था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन नॉट था ना। एन क्या है, अमाउंट या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टाइम टी, बराबर। टाइम टी पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो एन है, टाइम जीरो पे जो था वो एन नॉट है, टी टाइम है, लैम्बडा डी की कांस्टेंट, बराबर। ग्राफ बोला है, ग्राफ बना के दिखाओ बस ऐसा। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी के कांस्टेंट, उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसा, देखो इसके लिए तुमको स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पढ़ा ना तुमको मैथ्स में, हाँ वैसा। तो क्या किया, देखो लॉग ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला तुमको सिखाया मैथ्स में बहुत बार ना, हाँ। लॉग ऑफ ए बाय बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऊपर वाला पार्ट ए नीचे वाला पार्ट बी ना, सिंपल है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये बेसिक फॉर्मूला है। फिर क्या किया मैंने, यहाँ से टी को इधर भेज दिया, टी यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ गया तो इंटू में आ गया, देखो लैम्बडा टी। अरे देखो ना नीचे टी डिवाइड में, यहाँ गया तो इंटू में आएगा, तो लैम्बडा टी हो जाएगा। और साथ में जो नंबर है 2.303 जो यहाँ पे इंटू में था, उसको यहाँ से भेजेंगे इधर तो डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल मैथ्स है। तो यहाँ बचा क्या मेरे पास, log टू द बेस 10 ऑफ एन नॉट माइनस log टू द बेस 10 एन, उसको बोलते हैं log टू द बेस 10, बेस 10 है ना ऐसा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब ऐसा है कि तुम लोग यहाँ से log टू द बेस 10 का n का आंसर निकालो। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को LHS में लेके जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे माइनस में ना, यहाँ देखो ये माइनस में, इधर गया तो प्लस में आ जाएगा। और ये जो चीज़ यहाँ पे ऐसा है वो इधर आएगा तो माइनस में आएगा। और पहले से मेरे पास log टू द बेस 10 एन नॉट है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा है वहाँ पे। अरे मैंने ये वाला पार्ट निकाल लिया है, माइनस जो log टू द बेस 10 n था वो उधर गया तो log टू द बेस 10 n हो गया, प्लस में आ गया। और जो ये प्लस में था वो इधर आने पे माइनस में आ गया। ये किधर से आया, ये तो पहले से था ना यहाँ पे, उसको बाद में लिखा है मैंने बस। अब क्या करो, इसको कंपेयर करो, ये चीज़ तो कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ये दिख रहा है, ये तुमको सिखाया हुआ है। कौन सा फॉर्म है इक्वेशन का, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा फॉर्म बोलते हैं, पढ़ाया था ना ये सब स्ट्रेट लाइन में। अरे मैथ्स कहीं भी लग जाएगा, ये सब आना चाहिए तुमको। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया रहता है ना इसमें, तो लगाते हैं ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैथ्स आना चाहिए, मैथ्स भूल रहे तुम लोग धीरे धीरे। तो y के जगह पे बताओ जरा, इसको इससे कंपेयर करो, बोलो y के जगह पे क्या है, log द बेस 10 ऑफ n, तो उसको बोलते हैं log एक्टिविटी। दिख रहा है, ये y पे ये है ना, तो y एक्स मैंने क्या रखा है, log टू द बेस 10 n। ये एक्चुअली में log एक्टिविटी का मतलब ही यही है। log एक्टिविटी का मतलब क्या है, log टू द बेस 10 n, n को बोलते हैं log एक्टिविटी, समझा, log टू द बेस 10 n को। अच्छा m मालूम है m को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो जरा देखो, अच्छा m छोड़ो, ये दो टर्म है ना वैसे यहाँ पे, ये इसके जगह पे आएगा। बोलो m कौन है और c कौन है, बताओ जरा, m कौन है और c कौन है, सॉरी m कौन है और x कौन है, बताओ पहले। m तुम्हारा ब्रैकेट वाला पार्ट है, माइनस लैम्बडा अपॉन 2.303, और x के जगह कौन है, x पे t आ रहा है, इसके लिए मैंने x एक्स पे टाइम लिया, देखो टाइम t, समझा मैं x पे t क्यों टाइम क्यों लिया यार, देखो ना कंपेयर करने पे x के पे t आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो x पे मैंने टाइम ले लिया। m के जगह क्या है, माइनस लैम्बडा अपॉन 2.303, m मतलब स्लोप होता है ना, अरे m मतलब स्लोप होता है, तो मेरे पास स्लोप का आंसर मिल चुका है। स्लोप का आंसर कितना है बताओ, माइनस लैम्बडा, अरे m को स्लोप बोलते हैं मालूम तुमको, हाँ, तो m मतलब स्लोप, इधर लिख देता हूँ चलो, m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा अपॉन 2.303। ये ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, लाइन नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तुम्हारा, बराबर, समझ में आ रहा है। अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर जाता था, ऐसा समझा, ऐसा समझा। ये ग्राफ कैसे बनाया मैंने यहाँ पे। चलो अब दूसरा, जरा वो तुमको पढ़ के तो आए ना तुम लोग, रेट लॉ बोलो जरा, रेट लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ रेट, ये हो गया ना, डी बाई डी टी, टाइम से डिवाइड किया मतलब रेट, द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब मेरे न्यूक्लियस है बराबर, हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट टाइम या फिर दैट इंस्टेंट ना, हाँ, ये लॉ है ना। ये लॉ के हिसाब से कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके हो रहा है, डीके मतलब टूट रहा है, समझो पहले 1 kg था तो टूट के हाफ kg हो जाएगा, 10 ग्राम, फिर 0, समझो खत्म हो जाएगा 0 ग्राम, ऐसा। तो डीके जो होता है सब्सटेंस, वो डिपेंड किस पे करता है, कितना प्रेजेंट है। जैसे 1 kg स्टार्टिंग में प्रेजेंट था तो उस पर डिपेंड करेगा, समझा। तो इसके हिसाब से जैसे जैसे हम लोग टाइम में आगे के जाएंगे, वो तुम्हारा जो मास था, मतलब जो भी न्यूक्लियस है, वो कम होगा कि जब बढ़ेगा, कम होने वाला। देखो जरा एक्स और वाई पे देखो मैंने क्या, देखो नंबर दिया, देखो यहाँ पे
और ये देखा यहाँ पे ऐसा ये वाला नंबर्स लिए। तो ग्राफ के हिसाब से जरा पॉइंट पढ़ो, ये पॉइंट पहले क्या लिखा है, द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, अरे लॉ है तुम्हारा, वही लॉ जो तुम अभी बोले, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट, ये कहाँ से आया, पहले का लेक्चर में पढ़ाया हुआ चीज़ है बराबर। हाँ, तो ये लॉ के हिसाब, जब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ये ग्राफ ऐसा नीचे नीचे आएगा, देख रहे हैं, टाइम के हिसाब, जैसे मैं टाइम में आगे जाएगा धीरे धीरे, ये दिख रहा है तुम्हारा, ये कम कम होता जाएगा बराबर, समझ आ रहा है कैसा कम होता है ना मास, धीरे धीरे कम कम होता जाएगा और लास्ट में खत्म हो जाता है, समझाएं। ग्राफ याद रखने का बस तुमको, सिंपल से। ये तो पहले लेक्चर का है, अभी हम लोग यहाँ से चालू करेंगे, एक्चुअली हमारा आज का लेक्चर यहाँ से चालू होगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट्स क्या क्या है बराबर, देखते हैं। सबसे पहला यूनिट है यहाँ पे डीपीएस, डीपीएस याद रखो, डीपीएस क्या है, यूनिट। डीपीएस का फुल फॉर्म है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में कितना टूटा उसको बोलते हैं डिस इंटीग्रेशन, मतलब बन ऐसा एक साथ लेकर, डिस मतलब तोड़ रहे, समझा। तो डीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बराबर। और ये रेडियो एक्टिविटी पे लास्ट ईयर के सिलेबस में भी दिया और थोड़े बहुत तुम्हारे इसमें भी है। बैक्वेरल ने बहुत ज़्यादा काम किया, साइंटिस्ट का नाम है बैक्वेरल बराबर, तो उनके नाम से भी एक यूनिट है बीक्यू, याद रहेगा, बीक्यू मतलब बैक्वेरल है बराबर, बैक्वेरल, ठीक है। समझो मैं क्या बोला, डीपीएस क्या है, डीपीएस यूनिट है, क्या फुल फॉर्म उसका, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और बीक्यू मतलब बैक्यूरल का शॉर्ट फॉर्म है बराबर, ऐसा। चलो पढ़ते, पहला पॉइंट पढ़ो, द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इज एक्सप्रेस्ड, मतलब उसका यूनिट है, उसका यूनिट क्या है, डीपीएस, फुल फॉर्म है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एक डीपीएस एक बीक्यू होता है, मतलब एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड एक बैक्यूरल होता है, जैसे होता है ना 1 kg 1000 ग्राम, वैसा रिलेशन दिया है, 1 डीपीएस इज इक्वल टू 1, मतलब डीपीएस बैक्यूरल सेम सेम, ऐसा समझ लो, दोनों सेम सेम है ना, इक्वली याद रहेगा। रेडियो एक्टिविटी का सबसे पहला यूनिट, मतलब क्या क्या यूनिट है, 2 यूनिट बताया, पहला यूनिट क्या है डीपीएस, फुल फॉर्म डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, दूसरा यूनिट बैक्यूरल बराबर, बीक्यू जिससे रिप्रेजेंट करते हैं बराबर ना, सिंपल है। आगे एक और भी दिया देखो, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी, क्यूरिया ये साइंटिस्ट का नाम, मैडम क्यूरी नाम सुना रहेगा तुमने, सुना है क्या बराबर। ये फर्स्ट लेडी है जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला हुआ है बराबर, कभी देखो नेट पे सर्च मारो तुमको मालूम पड़ेगा, मैडम क्यूरी नाम से ऐसा रहता है उनको, क्यूरी, हाँ मेरे, हाँ वैसा, तो उनको हाँ मैडम बोलते हैं, मेरी क्यूरी बोलते हैं। तो इनको दोनों टाइम फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में दोनों टाइम, मतलब दोनों में, दोनों सब्जेक्ट में तुम इनको मिला है नोबेल प्राइज, ऐसा। तो उनके नाम से भी है यूनिट, क्या यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यूरी बोल लेते हैं बराबर, डीपीएस बैक्यूरल, और नया क्या मालूम पड़ा तुमको, क्यूरी बराबर। आगे बढ़ते हैं, 1 क्यूरी कितना डीपीएस होता है, 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस बराबर। और कितना बैक्यूरल रहेगा, उतना ही बैक्यूरल रहेगा जितना डीपीएस है, क्योंकि डीपीएस और बैक्यूरल तो सेम सेम है, अरे इतना आना चाहिए तुमको बराबर। ये 1 क्यूरी कितना होता है, 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस इज इक्वल टू कितना बैक्यूरल, उतना ही 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल, 8 लिखा, 10 कर देते हैं 10, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना, सेम सेम है ना दोनों। अरे पहले तो लिखा है ना 1 डीपीएस 1 बैक्यूरल, तो सेम सेम होना चाहिए ना नंबर भी, समझा, सेम ही रहेगा। वैसे मेरे लिखने में शायद गलती हो गया रहेगा वहाँ पे, उतना ही बराबर 10 है बराबर, समझा क्या है। और लास्ट में वही बताया कि बैक्यूरल ही तुम्हारा क्या है डीपीएस, देखो ना लास्ट में लिखा ना बैक्यूरल डीपीएस सेम सेम, इजी है ना, अरे एकदम इजी है। बताओ पहला पॉइंट क्या बताया, द रेट ऑफ डीके ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके इज एक्सप्रेस्ड इन डीपीएस, मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 डीपीएस इज इक्वल टू 1 बैक्यूरल बराबर। सेकेंड पॉइंट, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके इज क्यूरी, CI लिखते हैं बराबर। 1 क्यूरी कितना डीपीएस, 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल, वो भी चलेगा। लास्ट बताने का बैक्यूरल डीपीएस सेम सेम है, हो गया ना, अरे एकदम इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है तुम्हारे 11th पे। चलो आगे बढ़ते हैं, अल्फा डीके बराबर, नेक्स्ट सिखाता हूँ तुमको क्या, अल्फा डीके। हम लोग सब रेडियो एक्टिविटी में आ चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी समझा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन सब सुना रहेगा ना, रिएक्शन होता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो सब रिएक्शन होता है उसमें आ गए, उसका बेसिक पढ़ रहे, एकदम डिटेल में जाए, एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो अल्फा डीके क्या होता है, अल्फा एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल तुमने ऑलरेडी 9th के 8th में पढ़ा हुआ है, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, मालूम है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ऐसा कुछ डायग्राम था, ऐसा याद है, ऐसा कोई डायग्राम था, इधर लीड ऐसा बॉक्स लगाया था, लीड बॉक्स याद है क्या, उसके अंदर एलिमेंट रखा था, तो यहाँ से याद है, इधर गोल्ड फॉइल रखते थे ऐसा, याद है, इधर जाता था ऐसा, कोई तो रीटर आता था, हाँ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उधर पढ़ा है तुमने अल्फा, वो जो अंदर यहाँ से जो रेज जाता था वो अल्फा पार्टिकल था बराबर, अल्फा पार्टिकल।
देखते हैं अब वो अल्फा पार्टिकल क्या है, मतलब एक्चुअल में तुमको शॉर्ट में सिखाया जाए तो अल्फा पार्टिकल मीन्स होता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम एटम का न्यूक्लियस, बराबर। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, याद रहेगा। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, वो एक्चुअल में है क्या, वो न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, बराबर है, समझा। हीलियम मालूम है, हीलियम सेकंड एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का, पहले हाइड्रोजन होता है, फिर एकदम एक्सट्रीम यहाँ पे हीलियम होता है, 2 4 है ना, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 4, समझा, समझा क्या है। चलो तो पढ़ते हैं, पढ़ो क्या है। अल देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अल्फा डीके पढ़ रहे हैं, डीके मतलब टूट रहा है, समझा ऐसा। द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज अल्फा डीके। अगर कोई न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल, कोई न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल दे रहा है, समझा, तो वो कौन से डीके में आ जाता है, अल्फा डीके। अल्फा पार्टिकल दे रहा है मतलब क्या दे रहा है तुमको मालूम है, बराबर। वो क्या दे रहा है, वो एक्चुअल में एक न्यूक्लियस दे रहा है जिसका चार्ज +2 है। कैसे मालूम पड़ा मेरे को +2 का चार्ज है, अरे बताया तो था, हीलियम का न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल ना, हीलियम 2 4 होता है ना, 2 है एटॉमिक नंबर 2, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास नंबर होता है ना, नीचे Z ऊपर A लिखते हैं। हाँ, एटॉमिक नंबर जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज रहता है, बराबर। तो +2 का न्यूक्लियस दे रहा है मतलब अल्फा पार्टिकल दे रहा है, समझा, याद रहेगा। कोई भी न्यूक्लियस अगर अल्फा पार्टिकल दे रहा है तो वो कौन से डीके में आ जाता है, अल्फा डीके। बहुत सिंपल है, द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अल्फा डीके, सिंपल है एकदम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज +2। तुमको अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है तो जितना न्यूक्लियस पे चार्ज उतना ही अल्फा पार्टिकल पे चार्ज रहेगा, +2 का। एटॉमिक मास कितना रहेगा वो देखो, एंड एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट, एटॉमिक मास 4 यूनिट का होता है, बराबर ना। समझा कैसा है, अरे इधर से बता दिया था तुमको पहले, बराबर। याद रहेगा अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना रहता है, +2, और एटॉमिक मास कितना रहता है उसका, क्यों रहेगा, तुम्हारा हीलियम का चीज़ है ना वो सब, समझा। तो 2 पॉइंट याद रहे क्या है, द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अल्फा डीके। अल्फा पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ +2 एंड इट हैज अ एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट, बराबर, यू मतलब यूनिट, समझा ना, याद रहेगा। दो ही तो सिंपल पॉइंट है। अगर कोई भी न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल दिया तो अल्फा डीके, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज बोलो, और नींद में तो नहीं है ना, +2, और अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो नेक्स्ट। इट इज आइडेंटिकल विद द हीलियम न्यूक्लियस, पहले बता दिया था तुमको, अरे पहले बताया ना, इट इज मतलब एक्चुअल में हीलियम का न्यूक्लियस ही है अल्फा पार्टिकल, समझा। आगे नेक्स्ट, अभी तो एग्जांपल दिया, देखो X एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास नंबर कितना है, A। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर A होता है, ठीक है। अगर ये एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, क्या निकल रहा है, तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 4 आएगा, अरे हीलियम ही आएगा ना ऑलमोस्ट, बराबर। तो 4 तो निकल गया और नीचे से क्या 2 निकला ना, तो जो तुम्हारा एटॉमिक मास A था वो एटॉमिक मास कितने से कम हो जाएगा, अरे एक न्यूक्लियस एक एलिमेंट है उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो कितना मास कम होगा उसका, 4, क्योंकि अल्फा पार्टिकल 4 का मास लेके चला गया ना, 4 यूनिट का। तो पहले A था तो अब क्या हो जाएगा, A-4, क्योंकि 4 तो लेके गया ना हीलियम, अरे समझा ना, अल्फा पार्टिकल निकल गया। एटॉमिक नंबर कितने से कम है, क्योंकि 2, क्योंकि +2 का चार्ज लेके चले जाता है। अरे देखो ना, नीचे से 2 कम करने का, ऊपर से 4 कम करने का, हीलियम दिख रहा है, ये हीलियम He2 समझा मैं क्या बोल रहा है। ये इन जनरल रिएक्शन है, ऐसा ये इन जनरल, कोई एलिमेंट नहीं लिया, एलिमेंट नीचे लिया यहाँ पे, बराबर, समझा। रेडियम क्या, देखो एटॉमिक नंबर कितने का है, 88, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, एटॉमिक मास नंबर ऊपर रहता है। एटॉमिक नंबर कितना है, 88, एटॉमिक मास नंबर 220। तुमको पहले समझ में आ गया, नीचे वाला नंबर 2 से कम होता है, ऊपर वाला नंबर 4 से कम होता है। जो 88 था वो बन गया 86, जो 226 था वो बन गया 222, ईजी है ना, बराबर। रेनॉन मिल गया यहाँ पे तुमको, और हीलियम का अलग से मिल गया, समझा। अब उसके बाद यूरेनियम यूज किया है, यूरेनियम, बराबर। एटॉमिक नंबर कितना है, 92, एटॉमिक मास नंबर 238। तुम मालूम है नीचे कितने से कम होता है, 2 से, और ऊपर 4 से, 92 हो जाएगा 90, 238 हो जाएगा 234, और यहाँ पे तुमको मिला हीलियम। हमेशा हीलियम मिला क्योंकि अल्फा डी के पढ़ रहे हैं हम लोग, समझा। याद रखिए एग्जाम्पल, तुमको एक एग्जाम्पल यूरेनियम का लेना है और एक किसका लेने का है, रेडियम, बराबर। और वो एक इन जनरल रिएक्शन तुमको लेना है, बराबर, याद रहेगा। समझा अल्फा डी के क्या है, अगर न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल दिया तो अल्फा डी के, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज +2, अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट। इन जनरल रिएक्शन याद है, XZA गिव्स XZ-2 A-4 प्लस हीलियम 24,
बराबर। फिर बड़ा रेडियम, रेडियम का ये खाली याद रखना है 88 220, बस इतना याद रखने का 88 220 से रेडियम से मिलता है रेनॉन। नीचे था 88 तो कितना हो जाएगा 86, ऊपर था 226 ना, तो क्या मिल जाएगा ऊपर 222 प्लस हीलियम 24, बराबर। खाली ये दो नंबर याद रखो बस। फिर यूरेनियम कितना 92 238, 92 यूरेनियम 92 238 से क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, अच्छा इसका नाम नहीं पता, इसको बोलते हैं थोरियम। क्या बोलते हैं इसको, थोरियम। यूरेनियम 92 238 से क्या मिलेगा तुमको, थोरियम कितना 90 234, बराबर है। और प्लस क्या मिलेगा हीलियम 24। अरे इजी है, बहुत इजी है, बराबर। नेक्स्ट अब किसका डीके, बीटा डीके और अल्फा डीके, समझा। बीटा जैसे अल्फा पार्टिकल तुमको पहले बता दिया तो ज्यादा इजी लग गया ना। अल्फा पार्टिकल क्या था बताओ, एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल है क्या, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ये सब याद रखो, ये सब बेसिक है रेडियो एक्टिविटी का, बराबर। आगे बीटा डीके मतलब, बीटा डीके, बीटा एक्चुअल में बीटा मतलब क्या है, बीटा जैसे अल्फा पार्टिकल होता है वैसे बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल मतलब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, याद रहेगा। बीटा पार्टिकल मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या है, पढ़ो। द इमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल इज कॉल्ड एज बीटा डीके, बराबर, समझा। अगर एमिशन देख रहे हैं, एमिशन किसका हो रहा है, स्ट्रीम ऑफ बीटा, स्ट्रीम समझा रहा है, एक के पीछे एक ऐसा स्ट्रीम, समझा। तो द एमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बीटा पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल इज कॉल्ड एज बीटा डीके, बराबर। माना बीटा मतलब -1 का इलेक्ट्रॉन पे कितने का -1 ना, एक ही -1 लिखते हो। आगे पढ़ो। बीटा पार्टिकल हैज -1 चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज था, +2 था। और इसका एटॉमिक मास पढ़ो, इट हैज नेग्लिजिबल एटॉमिक मास, मतलब अगर निकला भी बीटा पार्टिकल तो एटॉमिक मास में तुमको बहुत कम चेंज भी देखने मिलेगा, बस। अरे नेग्लिजिबल है ही नहीं, ऑलमोस्ट, समझा, याद रहेगा, समझा। 2 पॉइंट क्या है, किसका एमिशन होता है बताओ, स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल्स, उसको बोलेंगे हम लोग बीटा डीके, बराबर। चार्ज कितना होता है बीटा पार्टिकल पे, -1। एटॉमिक मास कितना होता है, नेग्लिजिबल एटॉमिक मास, सिंपल है, बराबर। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो क्या है। अ न्यूक्लियस डीके, टूट गया न्यूक्लियस, बराबर, बाय एमिटिंग हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा स्पीड, इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल, बराबर। एटम का न्यूक्लियस से टूट गया, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, एकदम स्पीड से बाहर जाएगा, राइट। द न्यूक्लियस डिकेज बाय एमिटिंग अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज बीट, देखो बोल दिया ना, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन है, स्पीड इलेक्ट्रॉन जो एकदम स्पीड में निकल रहा है बाहर, समझा। और अल्फा पार्टिकल याद है क्या था, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, ध्यान दे रहे ना सब लोग, ठीक है। तो क्या पढ़ा अपने, न्यूक्लियस टूटता है, जो इलेक्ट्रॉन एकदम स्पीड में बाहर निकलता है उसको ही बोलते हैं हम लोग बीटा पार्टिकल। आगे आगे, एंड न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, जब न्यूक्लियस टूटा तो नया कोई न्यूक्लियस बना रहेगा ना, अरे टूट के कुछ नया बनेगा ना, समझा। हाँ, न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड विथ सेम मास नंबर, चेंज क्यों नहीं हो बताओ, पहले तो चेंज हुआ, मास देखो 226 था, बाद में मिला 222, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो चीज निकला उसके पास मास था, अल्फा पार्टिकल बाद 4 यूनिट का मास होता है, इधर से जो चीज निकलेगा उसके पास नेग्लिजिबल मास रहता है, समझा। तो वो मास थोड़ी चेंज कराएगा। अगर मैं ए लूँ तो मेरे को बाद में ए ही मिलेगा, अगर मैं 241 लूँ तो बाद में भी 241 ही मिलेगा, समझा, क्योंकि जो चीज़ निकल रहा है उसके पास मास ही नहीं है, नेग्लिजिबल मास है, समझा। बोलो, याद रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, बराबर, 9.11 × 10⁻34 kg का मास होता है। तुम्हारे लॉक टेबल के पीछे लिखा हुआ है वो चीज़ कि किसका कितना मास है, बराबर। इलेक्ट्रॉन के पास मास, लेकिन बहुत 10⁻34 मतलब बहुत छोटा हो गया, मतलब 0 पॉइंट के पीछे 34 डिजिट जाना पड़ेगा, समझा, फिर 1 आएगा, जो भी 911 आएगा, ऐसा। 10⁻34 सोचो ना, मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 34 जीरो है, समझ में आ रहा है, 1 और 34 जीरो, ऐसा सोच, बहुत बड़ा हो गया, बराबर। तो इतना छोटा मास कोई काम का नहीं है। आगे देखते हैं, समझा यहाँ पे क्या हुआ। तो न्यूक्लियस जब टूटता है तो नया न्यूक्लियस बनेगा, क्या उसका मास चेंज होने वाला है, नहीं, उसका मास चेंज होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ निकला उसके पास नेग्लिजिबल मास रहता है, सिंपल रूल है। आगे बढ़ते, कहाँ तक थे हम लोग, विद द सेम मास नंबर एज द ओरिजिनल न्यूक्लियस विथ एन एटॉमिक नंबर दैट इज 1 यूनिट ग्रेटर। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, एटॉमिक मास तो चेंज होने वाला नहीं है, एटॉमिक नंबर चेंज होता है, बराबर। एटॉमिक नंबर अब कम नहीं होएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, याद रहेगा, याद रहेगा तुमको क्या है, जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है कोई भी एलिमेंट से, उसका एटॉमिक मास चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, बराबर। करके देखते हैं, चलो, एक्स जेड है, वही इन जनरल वाला रिएक्शन हमारा।
क्या ए में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन z एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है तो पहले z है तो बाद में क्या बनेगा? z+1, समझा। और E के पास चार्ज कितने का होता है? अगर जैसे ये इसके पास 2 का चार्ज होता है, बराबर ना, वैसे इसके पास -1 का चार्ज है और एटॉमिक मास तो नेग्लिजिबल ना, ऊपर 0 समझा क्यों लिखा है? नेग्लिजिबल एटॉमिक मास, तुम लोग तो पढ़े थे ऊपर पहले, बराबर। सेम एक एग्जांपल है प्लूटोनियम, Pu मतलब प्लूटोनियम, AM मतलब अमेरिशियम, बराबर, ऐसा कुछ नाम है उसमें, देखते हैं क्या है। अमेरिशियम बोलते हैं, फिर कुछ अलग प्रोनाउंस करते हैं। प्लूटोनियम अमेरिशियम, AMERICIUM, बराबर, अमेरिशियम बोलते हैं उसको, प्रोनाउंस थोड़ा अलग अलग हो जाता है। प्लूटोनियम अमेरिशियम, बराबर। प्लूटोनियम कितना है? 94-41, 94-41, राइट है। जब ये टूटेगा, जब ये ब्रेक होएगा तो उसके बाद 94 1 से बढ़ जाएगा, 95 हो जाएगा, लेकिन 241 का 241 रहेगा, E नीचे -1 ऊपर 0। समझ में आ गया रहेगा तुमको क्या हो रहा है? समझा? समझा बीटा डीके क्या है? बीटा डीके बोलो, ध्यान दे रहे हैं? चलो आगे पढ़ते हैं। गामा डीके, गामा सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग जो रे होता है वो गामा रे होता है ना, गामा रे। चलो पढ़ते गामा रे क्या है, पढ़ो। समझ में आ रहा है? अल्फा डीके पढ़ा, बीटा डीके पढ़ा, अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? गामा डीके। चलो पढ़ते फटाफट, पढ़ो क्या? द गामा रेडिएशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनीड विद अल्फा एंड बीटा डीके प्रोसेस। इसका मतलब है जब अल्फा डीके और बीटा डीके होगा तब अपने आप गामा रेडिएशन निकल जाता है। समझा क्या बोल रहा है मैं? गामा रेडिएशन कब निकलेगा? जब अल्फा डीके भी होने वाला है और बीटा डीके, तो ही मिलेगा, राइट है। आगे आगे, इन दिस रेडियो एक्टिव ट्रांसम्यूटेशन द डॉटर मतलब उससे जो चीज बना, द डॉटर न्यूक्लियस इज लेफ्ट इन विच energetically excited state decays to the ground state of product with emission of gamma ray। अब इसका मतलब क्या? सुनो देखो, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें एक न्यूक्लियस रहेगा, उससे एक डॉटर न्यूक्लियस बनेगा। अरे यहाँ पे ऐसे हुआ ना, बना ना न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस टूट के दूसरा न्यूक्लियस बनता है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस टूट के जब न्यू न्यूक्लियस बना उसको डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट। वो क्या करेगा? वो पहले एक्साइटेड स्टेट में रहता है। कैसा रहता है? एक्साइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है, फिर वो अपना एनर्जी रिलीज करेगा और फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, मतलब नॉर्मल एनर्जी लेवल। और वो जो एनर्जी रेडिएट किया उसी को बोलते हैं गामा रेडिएशन या फिर गामा डीके। समझा क्या है? बोलो, समझ क्या रहेगा ना? एक बार फिर से पढ़ते जा रहा, पढ़ो क्या? इन दिस रेडियो एक्टिव ट्रांसम्यूटेशन द डॉटर न्यूक्लियस लेफ्ट, जो बचा कैसा रहता है वो? इन विच एनर्जेटिकली एक्साइटेड स्टेट डीकेस, एनर्जेटिकली पहले एक्साइटेड था, एनर्जी दिया और डीके होके कहाँ पे आ गया? ग्राउंड पर है। इन विच एनर्जेटिकली एक्साइटेड स्टेट डीकेस टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ प्रोडक्ट विद एमिशन ऑफ गामा रे। एमिशन ऑफ गामा रे मतलब एनर्जी दिया, वो एनर्जी गामा रे सकता है। समझा? चलो एग्जांपल समझते हैं। यूरेनियम फिर से आ गया, किधर थे? यूरेनियम था ना यहाँ पे 92-238, बराबर। यूरेनियम से क्या मिला? थोरियम प्लस क्या मिला? हीलियम, बराबर। यहाँ पे देखो अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके हुआ ना। जब मैंने कहा जब भी अल्फा डीके या फिर बीटा डीके होगा वो टाइम पे तुमको गामा रेडिएशन मिलने का चांस रहता है, बराबर। तो ये अल्फा डीके का रिएक्शन है, ऊपर वाला ही रिएक्शन है, बराबर है। देखो ना यहाँ पे किधर ये वाला यही रिएक्शन है, प्लस एक्स्ट्रा तुमको क्या मिल रहा है? गामा रे। क्योंकि तुमको बताया था गामा रेडिएशन कब मिलता है? या तो अल्फा डीके के साथ मिल सकता है या तो बीटा डीके, दोनों जब भी होता है उधर ही मिल सकता है। समझा? तो ये पॉइंट लास्ट वाला पढ़ लो क्या? इन यूरेनियम 92-238 एमिट्स द यूरेनियम 92-238 पढ़ो क्या? एमिट्स अल्फा पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट एनर्जी स्टेट। एक्चुअल में 2 अल्फा पार्टिकल निकलता है वहां पर, दो अलग अलग तरीके का अल्फा पार्टिकल निकलेगा। एक अल्फा पार्टिकल का एनर्जी होता है 4.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना रहेगा? मेगा मतलब बहुत, 10⁶ होता है, मेगा मतलब 10⁶, बराबर। 4.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कितना परसेंट रहता है? देखो 2 अलग अलग टाइप का दिया ना, एमिट किया, तो एक ज्यादा एक कम हो सकता है ना, बराबर। तो जो 4.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आता है वो कितना परसेंट रहता है? 23। और जो 4.195 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेके आता है अल्फा पार्टिकल, वो कितना रहता है? वो ज्यादा रहता है, 77%। याद रहेगा? प्लस करो, देखो दोनों 100% मिलता है क्या? होता है ना। तो 2 पार्ट में समझा कैसे टूटा? एक टूटेगा 23% से और दूसरा 7। 23% जो है वो कितना एनर्जी उसके पास? 4.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो दूसरा टूटा जो ज्यादा है 77, वो कितना है? 4.195 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है। समझा? अब आगे पढ़ो। व्हेन ऑफ एनर्जी 4 क्या है ये? क्या अरे शायद गलत हो गया ना, इधर राइट है मतलब ना, 4.147 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। हाँ, ये 4.147 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर एमिटेड। जब अल्फा पार्टिकल, ये एनर्जी का अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, मतलब ये 23% वाला ना, हाँ, तो वो टाइम पे क्या होगा? जो थोरियम बना, ये देख रहे थोरियम बनता है ना, ठीक है, थोरियम बना,
थोरियम 9234 इज लेफ्ट, इसका न्यूक्लियस बचा रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में रहेगा कि ग्राउंड स्टेट में रहेगा? पहले एक्साइटेड रहता, पहले बहुत ज्यादा एनर्जी रहता, राइट? इज लेफ्ट एज एन एक्साइटेड स्टेट, दिख रहा है कैसा है वो? पहले स्टार्टिंग में एक्साइटेड है, समझा? एक्साइटेड है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा? एनर्जी दे देगा और कहां पे आ जाएगा? ग्राउंड पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। किधर के? हाँ, विच डी एक्साइट्स, पहले एक्साइटेड है, डी एक्साइटेड मतलब अपना एनर्जी दे दिया रेडिएशन के फॉर्म में, विच डी एक्साइट टू द, अब कहां पे आ गया? डी एक्साइट होने के बाद ग्राउंड स्टेट पे आ गया। समझा पॉइंट क्या है? समझा ना? विथ, और डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे आएगा, अपने आप आएगा ग्राउंड स्टेट पे, कुछ तो किया रहेगा ना, एनर्जी दिया है सराउंडिंग में तो आया ना। पढ़ो, विथ एमिशन ऑफ, कौन सा? कोई एनर्जी को गामा रे बोलते हैं, बताया था ना मैंने तुमको। विथ एमिशन ऑफ गामा रेज फोटोन एनर्जी, कितना एनर्जी रहता है? 0.048 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बराबर, मेगा मतलब बहुत ज्यादा है, मेगा मतलब 10⁶ रहता है। बराबर, तो ये पॉइंट को छेड़ आगे लेके जाओ, उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रहता है। समझा क्या हुआ? इधर दो टाइप का अल्फा पार्टिकल निकलता है, एक जिसका कम एनर्जी है और एक जिसका ज्यादा एनर्जी है। जिसका कम एनर्जी है वो एनर्जी कितना है? एनर्जी कितना है वो बताओ? 4.147 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना परसेंट? दूसरा बताओ, दूसरा एनर्जी कितना है? 4.195 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना परसेंट? ये जब दो मिला तो साथ में तुमको थोरियम मिला था, 90 मिला था ना, 9234 का थोरियम, जो पहले कैसे स्टेट में था? एक्साइटेड। फिर क्या हुआ? डी एक्साइट। कैसे आया डी एक्साइट? एनर्जी दिया सराउंडिंग को, तो डी एक्साइट हो गया। और जब भी एनर्जी दिया, वही एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? गामा रेडिएशन है, गामा रे। समझा? और कितने गामा रेडिएशन निकलता है? कितने एनर्जी का? 0.048 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी निकलता है। समझा? गामा डी के, बीटा डी के, अल्फा डी के। चलो अब पढ़ते हैं ट्रांसम्यूटेशन। क्या होता है ट्रांसम्यूटेशन वो देखते हैं। पढ़ो, ट्रांसम्यूटेशन क्या है? द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? स्टेबल न्यूक्लियस से एक दूसरा न्यूक्लियस बनता है, स्टेबल न्यूक्लियस से एक दूसरा न्यूक्लियस बनेगा। वो कैसे हो सकता है? कोई कैसे बनेगा? वो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है, इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। समझा ट्रांसम्यूटेशन क्या है? एक स्टेबल न्यूक्लियस से अलग न्यूक्लियस बनाना, जो स्टेबल भी हो सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांस। याद रहेगा, देखो क्या है? इनटू अनदर न्यूक्लियस बी एट स्टेबल और अनस्टेबल। सिंपल है ना, हार्ड थोड़ी है। समझा ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है? एक स्टेबल न्यूक्लियस से क्या बन रहा है? अनदर न्यूक्लियस। वो अनदर न्यूक्लियस का दो चांस है, वो कैसे कैसे हो सकता है? पहला या तो स्टेबल रहेगा या तो, लेकिन ट्रांसम्यूटेशन ही बोलेंगे उसको। समझा? आगे आते डिस्टिंग्विश, बहुत सिंपल डिस्टिंग्विश। किसके बीच में डिस्टिंग्विश है? केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर। ये जो पढ़ रहे हैं सब न्यूक्लियर रिएक्शन है, सब न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सब रिएक्शन होता है। केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर, सॉरी केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर, क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। ना पढ़ते, सबसे पहला चीज पढ़ो, क्या? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे केमिकल फॉर्म टूटता है, बनेगा। समझा क्या है? समझा? अरे केमिकल रिएक्शन में केमिकल बॉन्ड टूटता है ना, और फॉर्म भी होता है, बराबर ना? जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बराबर, तो वो टाइम पे प्रोडक्ट बनेगा। जब केमिकल बॉन्ड टूट रहा है तो रिएक्टेंट वगैरह तो टूट के मिलेगा ना प्रोडक्ट। समझ में आता है? रिएक्टेंट रिएजेंट रहता है, याद नहीं? कल तो सिखाया तुमको रिएक्शन में, ये टूटता है। पहले ये साइड तुमको एरो के पीछे टूटता सब दिखेगा, सब बॉन्ड टूटता है, बराबर, और एरो के बाद बनता है ना वहां पे। समझा? तो मतलब ब्रेकिंग भी हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड भी होता है। किसमें? हाँ, केमिकल में रिएक्शन में रीअरेंज, याद है? हाइड्रोजन इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, ये सब बताया था। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बाय, रीअरेंजमेंट कैसे होता है? एटम का बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड के फॉर्मेशन से होता है, याद रहेगा। इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसे होता है? बाय ब्रेकिंग एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इधर क्या होता है जरा पढ़ो। एलिमेंट्स और आइसोटोप्स ऑफ वन एलिमेंट आर कन्वर्टेड इनटू अनदर एलिमेंट इन द न्यूक्लियर। समझा? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। यूरेनियम कन्वर्ट होता है थोरियम में। कोई बॉन्ड टूटा बीटा क्या? यहाँ पे कुछ नहीं होता यहाँ पे। समझा? इधर एक एलिमेंट या फिर आइसोटोप्स कन्वर्ट होता है किसमें? दूसरे एलिमेंट या फिर दूसरे आइसोटोप में होएगा। समझा ना? दो पॉइंट क्या है? इधर एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसे? बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे ब्रेकिंग वेकिंग कुछ नहीं होने वाला है। एक एलिमेंट या फिर उसका आइसोटोप कन्वर्ट होता है डायरेक्ट दूसरे एलिमेंट में या फिर आइसोटोप में। समझा कैसे? चलो नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम बिहेवियर। आइसोटोप अलग अलग है, बराबर, सेम एलिमेंट। समझा रहा है? सेम एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन का दो आइसोटोप रहेगा। समझा? दोनों का बिहेवियर कैसा रहता है? केमिकल रिएक्शन में। लेकिन हाँ, समझा क्या? इधर आइसोटोप्स का बिहेवियर टोटली डिफरेंट रहता है। पढ़ो, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट बिहेव डिफरेंटली। समझा?
न्यूक्लियर रिएक्शन में आइसोटोप्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन में आइसोटोप्स का बिहेवियर सेम। समझा ना क्या है ये? चलो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। बरा जो शेल रहता है, शेल मालूम है, समझा, एस पी डी एफ ये सब पढ़ा रहेगा तुमने 11th में। इसके लिए एस ब्लॉक एलिमेंट रहता है, पी ब्लॉक एलिमेंट रहता है, पी इधर रहता है एंड में थोड़ा, डी रहता है नीचे, एफ ब्लॉक एलिमेंट रहता है। हाँ, तो वो ब्लॉक एलिमेंट कैसे आया? शेल से आया, एसपीडीएफ शेल्स होता है बराबर। तो इसमें सिर्फ आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन यूज होता है बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे। इधर ऐसा नहीं है, इधर पढ़ो क्या है, इन एडिशन टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अदर एलिमेंट्री पार्टिकल में भी इन्वॉल्व। इधर सिर्फ आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन लगता है बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे या फिर इधर ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन भी लगेगा, प्रोटॉन भी लगेगा, न्यूट्रॉन भी, और भी कोई पार्टिकल लगेगा, सब एटॉमिक पार्टिकल वो भी लग जाता है। समझा? अरे फर्क नहीं दोनों में। चलो नेक्स्ट। The chemical reaction is accompanied with the relatively small amount of energy। ये केमिकल रिएक्शन में बहुत छोटा छोटा, बहुत कम कम एनर्जी मिलता है या फिर एनर्जी डिसिपेट होता है। समझ में आ रहा है? एनर्जी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पढ़ा रहेगा ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी गेन होता है ना, एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग को देते हैं। तो क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा गर्म गर्म आग लग जाता है क्या वहाँ पे? इतना कुछ नहीं होता, बहुत कम एनर्जी लगता है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इधर एक रिएक्शन थोड़ा भी गलत हुआ, डायरेक्ट ब्लास्ट पूरा, समझा, डायरेक्ट जो जगह है मैदान बन जाएगा वहाँ पे, ऐसा है। समझा? ऐसा रहता है, इतना ज़्यादा एनर्जी रहता है। पढ़ो क्या, द न्यूक्लियर रिएक्शन इज अकम्पनीड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज। समझा? उधर एनर्जी चेंज बहुत जबरदस्त है, बहुत ज़्यादा रहता है। समझा? एक न्यूक्लियर रिएक्टर फटा, समझो डायरेक्ट एक जो स्टेट गायब हो जाता है, इतना है, इतना जगह डायरेक्ट गायब हो जाएगा वहाँ से, इतना डेंजर रहता है। समझ? न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत डेंजर रहता है, इसके लिए प्रॉपर वहाँ पे सेफ्टी वगैरह देखना पड़ता है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर, वो जबरदस्त, कभी देखो नेशनल ज्योग्राफी में उसमें पूरा उसका हिस्ट्री दिया है, कैसा कैसा बनाया उसको सब कुछ। चलो नेक्स्ट, दूसरा पढ़ो क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस। रेट समझा था? रेट समझा था? रेट फास्ट करने का रिएक्शन, फास्ट उसको बोलते हैं रेट। कैटलिस्ट डाला, फास्ट हो गया ना, इधर फास्ट कर सकते हैं रिएक्शन, फास्ट करने जाएगा कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाएगा वहाँ पे, ऐसा हो सकता है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। चेंज करो कुछ तो कुछ फर्क पड़ेगा, प्रेशर चेंज करो कुछ ना कुछ जल्दी आगे पीछे हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, कैटलिस्ट डालो, हो सकता है। समझा? टेम्परेचर, प्रेशर, समझा, ये सब मैटर करता है। इधर कुछ नहीं कर सकते, कितना भी कुछ भी बढ़ाओ, उसके पास इतना ज़्यादा टेम्परेचर कि तुम्हारे टेम्परेचर के सामने कुछ भी नहीं है। समझा ना? न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या बनता है? हीट मिलता है, हीट वाला हीट, गर्मी, हीट मिलेगा। वो हीट करते क्या है? वो हीट से वो लोग पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, और पानी गर्म हो गया मतलब वाटर किससे बन जाएगा? फिर वाटर कहाँ पे आ जाएगा? गैस स्टेट में, स्टीम बन जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम। इतना ज़्यादा स्टीम रहता है कि वो डायरेक्ट टरबाइन को घुमाने लग जाता है, और जब टरबाइन घूमता है तो वहाँ से एसी जनरेटर या फिर जो भी रहेगा जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। समझा? समझा? एनर्जी मतलब हीट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट नहीं मिलता है। समझा क्या तुमको? वो पानी को गर्म करते हैं वहाँ पे, वाटर को जो उसको बॉईल कराएंगे और इतना ज़्यादा हीट करेंगे कि वो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? वाटर वेपर, स्टीम। स्टीम से सुपर हीटेड स्टीम, बहुत ज़्यादा गर्म का स्टीम, बराबर। फिर वो स्टीम जब जाएगा तो वो टरबाइन को घुमाता है, एक जगह से पास करते हैं उसको, टरबाइन को घुमाएगा वहाँ पे, और जब टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, बराबर। समझा कैसा है? समझा ना? यहाँ पे इधर कुछ फर्क नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, कैटलिस्ट डालो, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। समझा? कुछ इफेक्ट नहीं होता है। पढ़ो एक लास्ट टाइम पढ़ो क्या, द रेट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन आर अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड कुछ काम का नहीं है वहाँ पे कुछ भी, वो अपने हिसाब से ही होने वाला है। समझा? क्यों मालूम है? रीजन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है ना वो, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है वहाँ पे, ऐसा। समझा ये क्या है? केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में फ़र्क क्या है? चलो आगे बढ़ते, क्या है? न्यूक्लियर फिजन, उसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूजन, दो अलग अलग। पहले पढ़ा भी रहेगा शायद, पहले नाम भी सुना रहेगा, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का सिंपल मतलब है, अगर ये न्यूक्लियस है तो ये टूट जाएगा, ऐसा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। इसका उल्टा इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। समझा क्या? एक से ज़्यादा बना वो न्यूक्लियर फिजन, टूट गया, और ज़्यादा से एक बन गया न्यूक्लियर फ्यूजन। ज़्यादा से एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्लान, मतलब जो स्टार्स होते हैं या फिर जो सन होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। याद रखो, ये एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है कि सन में कौन सा रिएक्शन होता है? सन में न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें जो भी न्यूक्लियस होता है उसका, वो एक दूसरे से फ्यूज करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना देता है वहाँ पे। समझा? चलो पढ़ते हैं धीरे धीरे, क्या पढ़ो क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन पहले पढ़ते हैं। मालूम है क्या होगा? एक से ज़्यादा बनेगा ना, दो या फिर दो से ज़्यादा, जैसे भी हो सकता है। पढ़ो, न्यूक्लियर फिजन इज अ स्प्लिटिंग, टूटेगा ना, टूटेगा, ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे में टूट जाएगा, ऐसा। हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू नियरली इक्वल फ्रैगमेंट। समझा? इक्वल, 3 में डिवाइड हुआ, 2 में डिवाइड हुआ, ऐसा। समझा? और तो वो जो भी 2 में डिवाइड हुआ सबका एनर्जी सेम सेम रहता है, 3 में तो तीनों का एनर्जी सेम सेम रहेगा।
समझा, नियरली इक्वल फ्रैगमेंट्स अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, समझा, जब एक न्यूक्लियस टूटेगा उससे दो न्यूक्लियस बनेगा, दोनों का एनर्जी कैसा रहेगा, सेम सेम, और साथ में सिर्फ तोड़ता नहीं है वो एनर्जी लिबरेट भी करता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करेगा। समझा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर फिजन, एक न्यूक्लियस स्प्लिट होएगा बहुत सारे न्यूक्लियस में और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करता है, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, नेक्स्ट When यूरेनियम न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन, बराबर, जब यूरेनियम का न्यूक्लियस एक किसको एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रॉन। हाँ याद रखो, न्यूक्लियर फिजन या फिर फ्यूजन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं लगता है वहाँ पे न्यूट्रॉन का मेन गेम रहता है, बराबर। देखो रिएक्शन में समझाऊंगा, अभी जस्ट पढ़ो क्या है। यूरेनियम न्यूक्लियस करता क्या है, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एक न्यूट्रॉन को, बराबर, तो खुद टूट जाएगा, जैसे ही एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया खुद टूट जाएगा, बराबर। इट ब्रेक्स टू एंड रिलीजेस, क्या रिलीज करेगा, एनर्जी, मोर न्यूट्रॉन एंड अदर रेडिएशन साथ में। और समझा क्या हुआ, यूरेनियम था, न्यूट्रॉन एक्सेप्ट किया, कितना न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन लेगा, टूट जाएगा अपने आप, खुद टूट जाएगा। और बहुत सारे क्या क्या मिलेगा, हीट मिलेगा तुमको, एक न्यूट्रॉन लिया था अब खुद और ज्यादा न्यूट्रॉन देगा, देखो लिखा है ना, मोर न्यूट्रॉन, खुद ने कितना लिया था लेकिन वो एक, और देगा कितना, ज्यादा देगा, मोर न्यूट्रॉन, बराबर, एंड अदर रेडिएशन। समझा क्या है, बोलो समझा है क्या, पढ़ो इधर आओ, एग्जाम्पल पढ़ो क्या, एग्जाम्पल, यूरेनियम 235 न्यूक्लियस कैप्चर्स न्यूट्रॉन, बताया ना यूरेनियम एक न्यूट्रॉन लेता है, ये जो यूरेनियम 92-235 है, बराबर, ये क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन ले लेता है, बराबर, एक न्यूट्रॉन लेता है, जैसे एक न्यूट्रॉन लिया खुद टूट जाएगा, बराबर। और यूरेनियम से क्या क्या मिलेगा, बेरियम मिलेगा, ठीक है, बेरियम, बेरियम, और क्या मिलता है, क्रिप्टॉन मिलता है। 92 जो था वो ऐसा डिवाइड होगा, देखो 56-36 में, 56-36 करो जरा, कितना आता है, 92 आएगा, समझा कैसे टूटा, हाँ ऐसा टूटेगा। और जरा ये 147 और 91 करो, कितना आता है, 158 हो गया, और 90 कितना हो गया, अरे बोलो कितना आएगा, ये 147 था ना, 147 था, और ये कितना था, 91 ना, 238 ना, 238 मिलेगा, बराबर। अब जब 238 मिल रहा है, इधर भी देखो याद दिख रहा है, तीन न्यूट्रॉन दिख रहा है, 3 न्यूट्रॉन लिबरेट कर रहे हैं, देखो 3 न्यूट्रॉन, इसमें भी एक चाहिए, यहाँ पे ना 1-1 का है, दिख रहा है यहाँ पे कैसे। तो जब ये न्यूट्रॉन लिया खुद ने तो एक ही लिया था, देखो एक ही लिया था, लेकिन जब दिया तो कितना दिया, 3-3 न्यूट्रॉन दे दिया, समझा ना, समझा का पॉइंट क्या है यहाँ पे, बराबर है। जब खुद ने न्यूट्रॉन लिया तो एक ही न्यूट्रॉन दिया था, एक ही न्यूट्रॉन लिया था, लेकिन जब दिया देखो कितना है, हाँ, और सिर्फ इतना नहीं और बहुत कुछ रहेगा, बहुत और भी चाहिए, तो आधा रिएक्शन बहुत थोड़ा बहुत दिया तुमको यहाँ पे, बराबर, साथ में एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, समझा, यह समझा न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है। यूरेनियम से क्या क्या मिला, बेरियम और क्रिप्टॉन, प्लस 3 न्यूट्रॉन मिला, और प्लस एनर्जी भी मिल गया ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गया, समझा। हाँ सेम नहीं आ रहा ना, सेम नहीं आ रहा ना, किधर चेंजेस है क्या कुछ, कहाँ, किधर यूरेनियम के ऊपर, बेरियम 142 है क्या, इसके लिए मैच नहीं हो रहा है क्या, अब जरा देखो कितना होता है, 142 और 91 कितना, 230, हाँ तो 3 उधर भी है ना, तो ये दोनों को प्लस कितना आ रहा है, 230, और ये 3 236 ना, तो एक ये भी लिया ना, अरे देखो ना एक लिया ना यहाँ पे, अरे 235 था, ऊपर एक आया, कितना हो गया 236। अब करो 142 और 91, और ये 1 मत लो, 3 है ना, वो 3 लेंगे ना उसको, समझा। अब बराबर मैच हो रहा है, बराबर, वो गलती होता लगता है वहाँ पे, बराबर, समझा कैसे हुआ, बराबर। क्या क्या याद रखो, नंबर तो याद रखना ही पड़ेगा। यूरेनियम एक न्यूट्रॉन लेता है, क्या क्या बनाएगा, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन देगा, और साथ में एनर्जी भी देगा बहुत सारा, ठीक है। आगे पढ़ो 4th वाला पॉइंट, ईच फ्यूजन में लीड टू डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट भी मिल सकता है, बराबर। आगे देखो अलग अलग मिला ना, सेकेंड, द मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट इज लेस देन द पैरेंट न्यूक्लियस, ऑब्वियस है इसका मास तो इससे कम ही रहेगा ना, अरे ये 235 का है, ये 142 का, ये 91 का है, कमी है ना, अरे जो बनेगा उसका मास इससे कम ही रहेगा ना, सिंपल लॉजिक है। आगे, a large amount of energy corresponding to the mass loss is released in each fusion, समझा, सॉरी फिजन ना, बराबर। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द मास लॉस, जितना ही मास का लॉस हुआ है वहां पे वो जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में, समझा। आइंस्टाइन का इक्वेशन भी यही बोलता है ना, एनर्जी और मास एक दूसरे से रिलेटेड होता है, बराबर। जिसके पास जितना ज़्यादा मास है उसके पास उतना ज़्यादा एनर्जी है,
बड़ा सिंपल लॉजिक है। पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। बता दो न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है, बताओ बोलो। न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है? सन और स्टार्स में होता है। बड़ा देखते हैं क्या होता है, पढ़ो चलो। एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ, जो अर्थ एनर्जी रिसीव करता है सुबह के टाइम पे, बड़ा जब सन रहता है वहां पर, किसकी वजह से एनर्जी आ रहा है? सन की वजह से आ रहा है। सन में एनर्जी कहाँ से आ रहा है? सन में एनर्जी आ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। समझा कहाँ से आ रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। पढ़ो पढ़ो क्या है? एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम द सन इज द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। समझा? सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो वो एनर्जी दे रहा है, तो पूरे सौरमंडल को पूरा दिख रहा है, पूरा सोलर सिस्टम को एनर्जी दे रहा है। ऐसा है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन दिस प्रोसेस द लाइट न्यूक्लियस कंबाइन। बताया ना, इसमें दो अलग अलग न्यूक्लियस कंबाइन होंगे और बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। ऐसा। इन दिस प्रोसेस द लाइट न्यूक्लियस कंबाइंस, मतलब फ्यूज होने वाले टुगेदर टू फॉर्म हैवी, वजह ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा, राइट है। विच इज अकम्पनीड बाय एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाता है उसके पास। समझा? आगे क्या एग्जाम्पल देखो क्या दिया? रिप्रेजेंटेटिव फ्यूजन रिएक्शन ऑकरिंग इन द सन एंड स्टार्स। कैसा कैसा रिएक्शन होता है जरा देख लो, क्या क्या होता है, कैसा वहां पे रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन से बना हुआ है ना पूरा, वहां पे हाइड्रोजन का गैस है बहुत सारा। हाइड्रोजन 1 दोनों कंबाइन हो गए, क्या बताया देखो? नीचे एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास बढ़ गया 2 प्लस हो गया, तो ये नीचे का गया किधर? वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकला ना -1। ये कौन सा डी, बताओ कौन सा पार्टिकल मिला, बताओ ये कौन सा पार्टिकल है? अल्फा, बीटा की गामा? बीटा इलेक्ट्रॉन है ना। अरे क्या बीटा में आया था ना, ये क्या देखो बीटा पार्टिकल। समझा ना? हाँ। अब क्या होएगा? जो बना और जो पहले से था सन के अंदर, वो दोनों रिएक्ट करेंगे। सन में पहले से H11 था, सन में 2 H11 मिलके क्या बना? H12 प्लस E -10। अभी जो H12 बना है और जो सन में पहले से H11 था, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? He23। क्या बनेगा? He23। हैवी न्यूक्लियस ना, पहले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था, अब हीलियम का न्यूक्लियस आ गया। समझा? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ +1 का चार्ज था, हीलियम के न्यूक्लियस में +2 का चार्ज आ गया, बड़ा न्यूक्लियस हो गया, हैवी न्यूक्लियस। समझा ना? बोलो न्यूक्लियस फ्यूज हुए कि नहीं हुआ ना? न्यूक्लियस फ्यूज, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। समझा? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है? पढ़ो पॉइंट नंबर 4 क्या है देखो। फ्यूजन हैज सर्टेन एडवांटेज ओवर न्यू, इससे ज्यादा थोड़ा अच्छा है कुछ एडवांटेजेस। क्या है एडवांटेजेस? नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। पढ़ो क्या एडवांटेज पहला? फ्यूजन प्रोड्यूसेस रिलेटिवली मोर एनर्जी पर गिवन मास ऑफ फ्यूजन, इससे ज्यादा एनर्जी मिलता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। समझा? इसमें और इसमें कंपेयर किया जाए तो ज्यादा एनर्जी कहाँ मिलता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में कम रहता है, याद रहेगा। नेक्स्ट द ओनली डिफिकल्टी विथ, अभी देखो एक प्लस पॉइंट तो एक नेगेटिव पॉइंट भी वहां पे रहता है बड़ा हमेशा। डिफिकल्टी क्या मालूम है? ये रिएक्शन होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ऑलमोस्ट 10⁸ केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। कितना? 10⁸ समझ में आता है? 10 को 8 बार मल्टीप्लाई करो तो जो मिलेगा टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर सन के पास है ना, तो वो रिएक्शन कर लेता है। हम लोग नहीं कर सकते ना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, वो ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में किया जा सकता है, वहाँ पे उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 10⁸ केल्विन का टेम्परेचर। समझो लॉजिक क्या है? बोलो समझा क्या लॉजिक ना यहाँ पे? डिफिकल्टी समझा क्या है? डिफिकल्टी याद रहेगा क्या है? ज्यादा टेम्परेचर लगता है 10⁸ केल्विन का टेम्परेचर, और प्लस पॉइंट क्या है? ज्यादा एनर्जी मिलता है। समझा क्या है? लास्ट टॉपिक पढ़ो क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग। नाम बहुत बार सुना है, कार्बन डेटिंग नाम सुना है ना? क्या मालूम पड़ता है इससे? कोई भी चीज कितना पुराना है उतना वो मालूम पड़ता है ना। अरे सुना रहेगा ना तुमने, ये चीज सुना रहेगा ना। जो भी स्कल या फिर जो भी समझो मिलता है प्राचीन का, जो पहले जमाने का ना, उसका वो कैसे करते, कैसे मालूम पड़ता है कितना पुराना है? ये उधर बोलते हैं ना इतना साल पुराना है, कैसे मालूम पड़ा? कार्बन डेटिंग से। बरा समझा? वो जो डायनासोर का वो सब मिला था, हड्डी वगैरह वो सब, वो कैसे मालूम पड़ा कितना साल पुराना है? कार्बन डेटिंग से। वो कार्बन डेटिंग करते कैसे? चलो देखते कैसे करते, देखते चलो। पढ़ो क्या है पहला पॉइंट? रेडियो एक्टिव कार्बन 14। मालूम है? कार्बन एक्चुअल में 12 होता है, C12 ना, बरा ये उसका आइसोटोप है कार्बन 14। द रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज, पढ़ो, फॉर्म्ड इन द अपर ऊपर एटमोस्फेयर बनता है। कैसे बनता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम कॉस्मिक रेस ऑन, बाय फॉर्मेशन के जगह पे कुछ और होना चाहिए वहां पे। ये कार्बन डेटिंग है ना, अपन बाय बम्बार्डमेंट है, फ्यूजन नहीं। क्या लिखा है? बाय बम्बार्डमेंट, BOMBAR। देखो जरा पढ़ो। बाय, तुमको समझा क्या? एटमोस्फियर में क्या बनता है? कार्बन 14, बराबर, जो रेडियो एक्टिव है। कैसे बनता है? बाय बम्बार्ड। समझ आ रहा है? एक एलिमेंट है, बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, गलत लिख दिया।
राइट डी ना, डी नहीं आएगा राइट बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट। ठीक है कि BARD आना चाहिए एक्चुअल में, बट बम्बार्डमेंट बोलते हैं, बम्बार्डमेंट बराबर, बम्बार्डमेंट बोला तो भी चलेगा। क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन 14, इस पे बम्बार्डमेंट होता है न्यूट्रॉन का। बम्बार्ड समझ आ रहा है, एक के पीछे एक न्यूट्रॉन उसको लग रहा है धड़ाधड़, समझा। तो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 कैसे बनता है, जब नाइट्रोजन 14 पे क्या बम्बार्डमेंट होता है, न्यूट्रॉन्स, बराबर। नाइट्रोजन 14 का 714, इसके पास न्यूट्रॉन आया, इस पर बम्बार्डमेंट हो गया, इसके ऊपर न्यूट्रॉन अपना ऐसे झटके से उसके ऊपर फेंका है, बराबर। तो क्या बनता है, कार्बन 614 और H11, मतलब हाइड्रोजन मिलेगा, साथ में क्या मिल गया, देखो ये कार्बन 14, ये आइसोटोप है कार्बन का जो रेडियो एक्टिव है, समझा। अब ये क्या करता है, ये वहां पे ऊपर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, समझा, देखो प्रोसेस समझो। N714 था, नहीं अरे नेचर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, मालूम ना। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इस पे क्या हुआ, इस पे बम्बार्डमेंट हुआ है, किसका, न्यूट्रॉन का। इससे बना क्या, कार्बन 14, कार्बन 614, बराबर, एक ही बात है, कार्बन 612 से कार्बन 614 होता है, समझा ये क्या है। अब ये किससे कंबाइन करेगा, और बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब पढ़ते मालूम पड़े, पढ़ो। कार्बन मतलब कार्बन 14 combines with atmospheric oxygen to form CO2 for कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन लगा है वो कार्बन 12 होता है, एक्चुअली मालूम है। कार्बन 12 नहीं लगाया, क्या है ये, कार्बन 14 है, समझा, जो रेडियो एक्टिव है, समझा क्या हो रहा है। आगे विथ मिक्सेस विद द ऑर्डिनरी कार्बन डाइऑक्साइड, समझा। जो ये दिख रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन लगा है वो क्या है, कार्बन 12, और जो पहले था वो क्या है, कार्बन, दोनों मिक्स हो जाएगा। अब एक ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे पास है जिसमें कार्बन 12 का भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन 14 का भी कार्बन डाइऑक्साइड है, समझा। अब जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, प्लांट लेता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, मालूम है क्या तुमको। और हम क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते कि लेते हैं, हम लोग देते हैं ना, समझा। प्लांट उल्टा करता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, हम प्लांट का उल्टे एकदम, बराबर। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये तुमको मालूम रहेगा ना, बराबर, समझा ना, मालूम है, ये सब चीज मालूम है। जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो बोलेगा कि कार्बन 12 वाला कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास आ, कार्बन 14 मत आ। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, उसको थोड़ी मालूम है कार्बन, उसको थोड़ी केमिस्ट्री आता है, बराबर। कार्बन 12 कार्बन 14, समझा। तो वो सब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, उसमें कार्बन 14 भी है और कार्बन 12 है। तो एक जब तक प्लांट जिंदा है, जब तक उसको काटा नहीं है, तब तक कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो मेंटेन रहता है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा है। अच्छा इससे अच्छा और सुनो, कार्बन 14 का कार्बन डाइऑक्साइड था नेचर में, बराबर। कार्बन 12 का भी कार्बन डाइऑक्साइड था नेचर में, दोनों किसने लिया, प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 12 वाला भी है और कार्बन 14 वाला भी है, समझा। और जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक ये रेशो मेंटेन रहता है। अब जानवर आया, उसने उसको खा लिया, बराबर। तो अब वो कार्बन 14 किसके अंदर चले गया है, हम लोग के अंदर भी आया, हम लोग भी प्लांट्स को खाते हैं ना, बराबर ना, हमारे अंदर भी आ गया कार्बन 14। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ऐसा ट्रिक है, जरा पढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल मालूम पड़ेगा। चलो किधर थे हम लोग, ये ना, कार्बन 14 कंबाइंस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन 14 का कार्बन डाइऑक्साइड विथ मिक्सेस विद जो ऑर्डिनरी कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स हो गया। अब कौन लेगा, प्लांट लेगा। प्लांट कौन खाएगा, एनिमल खाएगा। एनिमल के अंदर अल्टीमेटली आ जाएगा कार्बन 14। पढ़ो, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है ना ये चीज, मालूम है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या क्या लगता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, और क्या लगता है, सनलाइट लगेगा, और क्या लगता है, क्लोरोफिल लगेगा, भूल गए क्या, बराबर ना। फिर से वो क्या बनाता है, वो अपना खाना बनाएगा, बराबर, जो भी देगा ग्लूकोज, बराबर। और नेचर में ऑक्सीजन देता है ना कंटिन्यूसली, मालूम है ना। हाँ आगे बढ़ते, किधर थे हम लोग, हाँ प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आगे एनिमल ईट्स प्लांट ना, एनिमल प्लांट को खा लेते हैं। तो अल्टीमेटली कार्बन 14 जो प्लांट में था वो किसके पास आ गया, एनिमल का पार्ट हो गया। हेंस कार्बन 14 बिकम्स पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी, दोनों में आ चुका है कार्बन 14, बराबर। आगे पढ़ते, अब क्या हो गया देखो, एज लॉन्ग एज द प्लांट इज अलाइव, जब तक प्लांट जिंदा है तब तक क्या होएगा, द रेशियो कार्बन 14 का और कार्बन 12 का रेशियो अपॉन क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर, समझा, बता कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही मरा प्लांट जैसे गया, फिर देखो क्या होता है, व्हेन प्लांट डाइज, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा ना। अरे प्लांट मर गया है तो थोड़ी खाना कब लगेगा, जब जिंदा है तब लगेगा ना। जब प्लांट गया तो क्या करेगा खाना का,
समझा? अरे फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना बनाता है ना, मालूम है ना तुमको ये? हाँ, जब प्लांट ही नहीं है तो क्या करेगा वो, समझा? होएगा नहीं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स एंड द रेशियो, अब जो रेशियो है ये धीरे धीरे कम होने लगा। पहले कांस्टेंट था, अब ये धीरे धीरे कम होने लगा। कार्बन 14 से कार्बन 12 का जो रेशियो ये क्या होएगा, डिक्रीजेस विद द डीके ऑफ कार्बन 14। बराबर, कार्बन 14 का हाफ लाइफ कितने का होता है, 5730 साल का रहता है। कितना? 5730। मतलब कार्बन 14 को पूरी तरह से खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा मालूम है क्या? इसका डबल करो, डबल। अरे ये हाफ लाइफ है, आधा है उसका जीवन है, आधा जीवन हाफ लाइफ। इसको डबल करो, डबल, समझा? 10,000 के आगे जाए, समझा? ना, समझा ना कैसा है? 11,000 में आएगा कुछ ना, 11,460, 11,400, 11,460 साल लगेगा वो कार्बन 14 को खत्म होने के लिए, समझा? 11,000 मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, समझा? तो इतना पुराना जो भी चीज़ है उसका हम लोग बहुत इजीली कार्बन डेटिंग कर सकते हैं ना। हमको मालूम पड़ेगा ना। चलो समझो कोई एनिमल का स्कल मिला, एनिमल ने खाया तो उसके बोन्स में जाएगा वो कार्बन 14, बोन्स में है कार्बन 14, बराबर? वो कार्बन 14 निकाला और उसका साल चेक किया कि कब तक का, मतलब कब कितना पुराना है ये चीज़, बराबर? तो मालूम पड़ जाएगा ना उसके हाफ लाइफ से। अरे हम लोग ने याद है हाफ लाइफ का डेरिवेशन किया हुआ है, टी हाफ ना। ये फुल टाइप है, देखो ये फुल लाइफ है ना, टी मतलब फुल हाफ है, फुल लाइफ, बराबर? ये टी को इधर भेज दो, ये लैम्डा को इधर भेज दो ना। फुल लाइफ कितने का है, 11,460 साल का है, बराबर? तो वैल्यू पुट करो, लैम्डा निकालो, उसमें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा वो कितना पुराना है, समझा? कार्बन 14 उतना पुराना, मतलब वो जो भी जानवर था या फिर जो भी था, बराबर, वो टाइम पे जिंदा था, बराबर ना? फिर जैसे ही उसका रेशियो धीरे धीरे कम होने लगा, मतलब वो तभी मर गया, समझा? कितना था साल पुराना मालूम पड़ जाएगा वहाँ से कार्बन डेटिंग से, समझा? लॉजिक क्या है ये सब याद रखो कि कार्बन डेटिंग करते क्या, सबसे मेन चीज़ वहाँ पे क्या है, कार्बन 14 आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है, समझना? क्या हुआ? अरे पूरा इजी है एकदम। कार्बन 14 नेचर में बना, कैसे बना? नाइट्रोजन जो 714 था इस पे बम्बार्डमेंट हुआ है, किसका? न्यूट्रॉन का, और इससे बना क्या है, कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव आइसोटोप, बराबर? ये किससे मिक्स हो गया, हो गया? आ रहा नहीं, सॉरी, ये मिक्स नहीं, ये हाँ ये ऑक्सीजन से मिक्स हुआ और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों टाइप के कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गए, बराबर? ये दोनों टाइप के कार्बन डाइऑक्साइड किसने लिया? प्लांट ने लिया। प्लांट से किसमें आया? जब तक प्लांट जिंदा था तब तक वो रेशो C14 से C12 का रेशियो मेंटेन था, बराबर? मतलब कांस्टेंट था। जैसे ही प्लांट गया ये रेशियो भी धीरे धीरे कम होने लगा, और कितना टाइम लगा इसको खत्म होने, कम होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 11,460 साल लगेगा, बराबर? समझा? 11,460 ईयर्स लगेगा वो खत्म होने के लिए, और तब तक हमको वो मिल गया तो हम उसे कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। समझा लॉजिक क्या है? समझा आज क्या क्या पढ़ाया? आज तुमको सबसे पहले पढ़ाया मैंने ग्राफिकल, बहुत ईजी था, ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, स्लोप निकालो, y पे कौन है, x पे कौन है बताने का, ये बहुत ईजी ग्राफ था। फिर यूनिट पढ़ा, डीपीएस पढ़ाया, डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, बैक्यूरल पढ़ाया तुमको, बराबर? क्यूरी पढ़ाया, क्यूरी 1 क्यूरी कितना होता है? 3.7 इंटू 10 डीपीएस, उतना ही बीक्यू भी होता है, 1 डीपीएस 1 बीक्यू होता है, डीपीएस बीक्यू सेम होता है। फिर पढ़ा अल्फा डीके, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, बराबर? फिर पढ़ा बीटा पार्टिकल मतलब बीटा डीके, बीटा डीके में बीटा पार्टिकल क्या था? इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बीटा पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ना। हाँ, फिर गामा पढ़ाया, गामा कब आएगा? जब अल्फा डीके होएगा तब आएगा, जब बीटा डीके होएगा तब आएगा, समझा ना? सिखाया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आए ट्रांसम्यूटेशन में। एक स्टेबल न्यूक्लियस से क्या मिलता है तुमको? दूसरा न्यूक्लियस जो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी। फिर बड़ा केमिकल और एलिमेंट, इसमें क्या क्या फर्क है? सबसे मेन फर्क तो यहाँ पे रहता है, टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, कुछ भी करके देखो केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में चेंज होता नहीं, समझा? बराबर ना? इधर एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, इधर कुछ नहीं, एक एलिमेंट डायरेक्ट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, समझा? इधर सब इधर सिर्फ इधर लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल रहता है ना बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। इधर ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन लगेगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब लगने वाला है, समझा? सब एटॉमिक दूसरा कोई पार्टिकल वो भी लग जाता है वहां पे। फिर पढ़ा न्यूक्लियर फिजन, इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस टूटता है इक्वल फ्रैगमेंट्स में ना, इक्वल एनर्जी के फ्रैगमेंट्स में। इधर उल्टा है, इधर 2 न्यूक्लियस से 1 न्यूक्लियस बढ़ता है, हैवी न्यूक्लियस, समझा? ये रिएक्शन होता है स्टार्स में और सन में, समझा ना? और ये रिएक्शन तो सिंपल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, बराबर? समझा ना? सब क्या एग्जांपल है? देखो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन का, इसमें इधर भी न्यूट्रॉन लगता है और मिलेगा तो ज़्यादा न्यूट्रॉन देगा वो, साथ में एनर्जी भी देगा। दोनों में से ज़्यादा एनर्जी कहाँ मिलता है तुमको? न्यूक्लियर फ्यूजन में मिलता है ना। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट है, क्या है?
बहुत टेम्परेचर लगता है, कितना 10⁸ केल्विन का टेम्परेचर लगेगा, समझा। फिर पढ़ाया तुमको कार्बोनेटिंग है तो पूरा याद ही हो गया, बराबर ना, समझा ना क्या पढ़ाया। चलो ठीक है।